सॉरी मतलब इंटरप्शन हुआ इंटरनेट की वजह से। एक दो बातें और कह के मैं ये बातचीत यहां समाप्त करूंगा। वो ये कि जब आप पब्लिक रिलेशन में जब आप जाते हैं, पब्लिक रिलेशंस के जनसंपर्क की नीतियों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप जनसंपर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जनता के बीच में अपनी साख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उल्टा किया कि जनसंपर्क के पैमानों का उन्होंने जनता के हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और ये जो पद्धति उन्होंने अपनाई जनसंपर्क नीति के जरिए, इसने बहुत गंभीर क्षति की है लोकतंत्र की। हम में से अधिकतर लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि लोकतंत्र में जनसंपर्क नीति, पब्लिक रिलेशन की नीति, वो घातक भी हो सकती है। दूसरी एक चीज और, लोकतंत्र में भाषण से फायदे भी होते हैं तो लोकतंत्र में भाषण से नुकसान भी होते हैं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके भाषणों से लगातार नुकसान हुआ है, और क्लासिक है उनका विदेश नीति से संबंधित जो उनके भाषण है, वो विदेश नीति से संबंधित उनके जितने भी भाषण हुए हैं, जिनमें लास्ट वह है जो कि ट्रंप के साथ उन्होंने किया है, वे अधिकतर भाषण वे हैं जो कि नुकसानदेह साबित हुए हैं। तो आप भाषण देना चाहते हैं, भाषण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यह तो ध्यान रखिए कि भाषण से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी की ट्रेजेडी यह है कि नरेंद्र मोदी कैंपेन के दौरान में जो भाषण देते हैं, उस भाषण से फायदे की बजाय नुकसान भी होते हैं, और अब नुकसान हो रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहे हैं। पिछले 7 साल में एक बहुत ही खतरनाक चीज विकसित हुई है जो कि कायदे से शेयर की जानी चाहिए। वो क्या है? एक जिद्दी हठी राजसत्ता का जन्म हुआ है। भारत की राजसत्ता हठी और जिद्दी राजसत्ता नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करने के बाद जो चीज क्रिएट की है, वो प्रधानमंत्री की इमेज और प्रधानमंत्री का तंत्र, वो तो एक है ही, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज इमेज क्रिएट की है वो ये कि भारत सरकार जिद्दी सरकार। हमने हठी और जिद्दी सरकार नहीं देखी थी, हठी और जिद्दी राजसत्ता नहीं देखी थी। और अब चूंकि नरेंद्र मोदी केंद्र में है और वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने हठी और जिद्दी राजसत्ता को निर्मित किया है, तो उनके जो अनुयायी हैं, वो चाहे चौहान हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हो या कोई और दूसरे लोग हो, वे सारे के सारे लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हठी और जिद्दी दिखाई दें। और तो और आरएसएस के सरसंघ चालक भी हठी और जिद्दी दिखाई देने लगे हैं। एक जमाना था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, यह जमाना था कि जब आरएसएस के अंदर जो वे लोग थे जो कि स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोग थे, तो उनके जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ में मतभेद होते थे तो आरएसएस के लीडरशिप वो बीच में हस्तक्षेप करती थी। लेकिन मोहन भागवत ने पिछले 7 साल में जनता के पक्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे भी अब हठी जिद्दी प्रधानमंत्री का अनुकरण करके हठी जिद्दी सरसंघ चालक बन बैठे हैं। आरएसएस के लोग इतने मतलब हृदयहीन नहीं होते थे, बहुत ही जी प्यार से, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं वो, लेकिन वो इतने हृदयहीन हो सकते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हजारों किसान बैठे हुए हैं, लेकिन आरएसएस के सरसंघ चालक ने नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो, तुम जाओ और उनकी बातें मानो। ये जो हठी और जिद्दी जो प्रधानमंत्री और हठी और जिद्दी जो राजसत्ता जो निर्मित की पिछले 7 साल में, उसका असर प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर भी दिखाई देने लगा। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। हमने लोकतंत्र में हठी और जिद्दी राजसत्ता नहीं देखी थी, हमने कानून की पाबंद राजसत्ता तो देखी थी, लेकिन हठी और जिद्दी राजसत्ता नहीं देखी थी।
मूड और विम्स के आधार पर चलने वाली राजसत्ता नहीं देखी थी। और ये जो मूड और विम्स के आधार पर चलने वाली जो राजसत्ता निर्मित की गई है, ये बहुत ही खतर। अब मुझ उनको किसी पर किसी से असुविधा हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, तो बस उठवा दो। कारण खोजने की जरूरत नहीं है, पुलिस का काम यह उठा दो और डालो अंदर। क्लाइमैक्स है ये जो अभी चल रहा है। वो जो एक यंग लड़की नवदीप कौर जिसको पकड़ के बंद किया गया है, जो कि जेल में है, क्लाइमैक्स है उसका, जेल में उत्पीड़न हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके ऊपर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जेल में असॉल्ट का मतलब यह है कि यह सरकार के संरक्षण में असॉल्ट हुआ है। लोग सोचते थे जेल में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है लोग। हालत यह है कि जेल में जो लोग बंद हैं उनके लिए अखबार नहीं मिल रहा है, उनके लिए दवाएं नहीं मिल रही। दवा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। भीमा कोरे गांव में जो 5 लोग 15 लोग जो भी जितने लोग बंद हैं वहां, उनमें वे तमाम लोग परेशान हैं, उनको मिनिमम दवाएं चाहिए थी। दवाएं नहीं मिल रही, चश्मा नहीं मिल रहा, पढ़ने के लिए किताब नहीं मिल रही। कोर्ट की भाषा में कहें, वे अपराधी नहीं हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं सिद्ध हुआ अभी तक। आपने सिर्फ डाल दिया और उत्पीड़न कर रहे हैं आप उनका। तो एक ऐसी हटी राजसत्ता का जन्म हुआ है जो राजसत्ता मूड और विम्स के आधार पर काम कर रही है, और जो बहुत खतरनाक है। सवाल यह कि हठी और जिद्दी राजसत्ता का निर्माण क्यों किया गया? प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, लेकिन हठी और जिद्दी राजसत्ता नहीं थी। पहले राजसत्ता थी। हठी और जिद्दी राजसत्ता की जरूरत उसे पड़ती है जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई अलोकतांत्रिक व्यक्ति बैठा हो। नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आचरण में, स्वभाव में अलोकतांत्रिक है। और यही वजह है कि उनके पास में दिल नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उनके पास में मनुष्य का मन नहीं है, दिल नहीं है। सो हठी और जिद्दी राजसत्ता जब आप विकसित करेंगे तो आप उसमें कौन सी चीज पैदा करेंगे? नरेंद्र मोदी के पास में 3 चीजें हैं आपको कन्विंस करने के लिए। उनकी पूरी पूरी पब्लिक रिलेशन की पॉलिसी में जो उनके विज्ञापन है, जिनका कि मैं पिछले 7 साल से लगातार अध्ययन करता रहा हूं, उनके विज्ञापनों में 3 चीजें बहुत ही सीरियसली जो आपके जेहन में उतार दी गई हैं। वो ये कि पहली चीज है जिसको कि उन्होंने जेहन, लोकतंत्र के लिए लोग स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र का सम्मान करते थे, लोकतंत्र को प्यार करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान और प्यार से लोकतंत्र के प्रति लगाव को भय में कन्वर्ट कर दिया है। अब लोकतांत्रिक आतंक की चीज है। लोग भयभीत होकर लोकतंत्र में शामिल हो रहे हैं। वोट दो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। जो लोकतंत्र माना जाता था इसके लिए, शिरकत के लिए, लेकिन भय के लिए नहीं जाना जाता था। अब लोकतंत्र में भय और आतंक, ये 2 महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। हुआ ना, कश्मीर में लोकतंत्र आया ना, भय और आतंक के साये में लोकतंत्र आया है कश्मीर में। लोकतंत्र, लोग ये मान के चलते थे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये थी जिसको कि लोग देखते थे और सोचते थे कि लोकतंत्र के आने के बाद में, लोकतंत्र के विकास के बाद में, वोट देने के बाद में उनकी मुश्किलें कम होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो मुश्किलें और बढ़ी हर आदमी की, वो चाहे जिस सेक्टर का आदमी हो, वो चाहे सेना के लोग हों, चाहे वो पुलिस पीएससी के लोग हों, चाहे वो मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे वो उनकी कैबिनेट के लोग हों, चाहे वो नीचे आम जनता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो,
कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी मुश्किलें न बढ़ी हों और जिसकी मुश्किलें खड़ी नहीं की गई हों। तो जिद्दी राजसत्ता का जो आपने पूरा का पूरा ढांचा निर्मित किया अपने कैंपेन के जरिए, उस जिद्दी राजसत्ता ने लोगों को लोकतंत्र में तो शामिल किया। किस बेसिस पर? भय, आतंक और मुश्किल के आधार पर। भय, आतंक और मुश्किल के आधार पर शामिल करते समय आपने एक और काम किया जो बहुत ही खतरनाक काम किया, जो आप अभी लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रिएम्प्टिव ढंग से लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। आप आतंकवादी नहीं है, लेकिन आशंका है कि आप आतंकवादी हैं। आशंका है कि आपके आतंकवादियों से संबंध हैं। ये जो प्रिएम्प्टिव ढंग से आतंकवादी खोजना और प्रिएम्प्टिव ढंग से देशद्रोही खोजना, अरे पहले कोई देशद्रोह की घटना घटे, पहले कहीं बम विस्फोट हो, कहीं कोई दंगा करे, आप पकड़ लीजिए। जो दंगा स्थल पर गया ही नहीं, जो दिल्ली में था ही नहीं, आपने उसे भी दंगे में उठा के बंद कर दिया। जिन लोगों ने कभी अपनी हिस्ट्री में कभी किसी को गाली नहीं दी, उनको आपने राजद्रोह में बंद कर दिया। कन्हैया कुमार का क्या अपराध था? प्रिएम्प्टिव देशद्रोही। चार्जशीट नहीं जमा हो पा रही है, आरोप स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं, जिन्होंने कोर्ट के अंदर, दिल्ली में कोर्ट के अंदर, जिस समय कन्हैया कुमार को जमानत के लिए लेके गए थे, उस समय कोर्ट के अंदर वकीलों ने हमले किए थे, गिरोह की तरह हमले किए थे। सब लोग जानते हैं। एक्शन हुआ उनके खिलाफ? किसी वकील का लाइसेंस रद्द हुआ? नहीं। जो प्रिएम्प्टिव ढंग से आपके ऊपर सामाजिक हमले होंगे, प्रिएम्प्टिव ढंग से आपके ऊपर सरकारी हमले होंगे, और ये प्रिएम्प्टिव ढंग से आशंकाओं के आधार पर अगर लोग किसान आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन लोग जा रहा है, नाम बताओ, टेलीफोन नंबर दो, एड्रेस बताओ, और उसके बाद में उसके घर नोटिस भेजे जा रहे हैं, फाइन भेजे जा रहे हैं, जुर्माने के, मुचलके के लिए, जमानत के लिए कहा जा रहा है कि मुचलके दो तब जाओगे, अब नहीं निकलोगे घर से। तो डेमोक्रेसी का विकास क्या इस तरह से होता है कि आप लोगों को लोकतांत्रिक आंदोलन में भाग लेने दें? चूंकि लोग आपसे असहमत हैं, मैं उन तमाम जजमेंट का जिक्र नहीं करना चाहूंगा जो इस बीच में आए हैं। तकरीबन आधे दर्जन से अधिक जजमेंट आए हैं, ऑर्डर आए हैं कोर्ट के, विभिन्न अदालतों के, जिनमें किसानों के पक्ष में और दूसरे लोगों के पक्ष में बातें कही गई हैं। तो एक ऐसी जिद्दी राजसत्ता जो कि प्रिएम्प्टिव ढंग से डेमोक्रेसी पर हमले करे, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने वाले जो उसके अपोनेंट हैं उन पर हमले करे, ये तो मॉडल हमने कहीं नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं था। ये एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन विचार नहीं है, वो ये कि एक तरफ नेशनलिज्म है जो कि जिसे हम लोग, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्रवाद के तौर पर रेखांकित करते हैं, जिसकी आरएसएस वकालत करता है, लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न किस्म की राष्ट्रवादी ताकतें हैं जो कि स्वतंत्र ढंग से सोचती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवाद को नहीं मानते, लेकिन वो देशभक्त हैं। तो जो हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे के बाहर हैं, उन्हें आप एकदम कैटेगोरिकली आप उन्हें देशद्रोही घोषित करने में लगे हुए हैं। और इस कैटेगराइजेशन में और खासतौर पर नीतियों संबंधी घोषणाओं के क्रम में, ये लास्ट है, ये
जिसमें कि किसान संबंधी 3 विपणन कानून लाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के 7 साल की सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र राज्य संबंधों में एकदम असंतुलन पैदा कर दिया है। बात ही नहीं हो रही अखबारों में, विपक्ष भी बात नहीं कर रहा, किसान भी बात नहीं कर रहे, राज्य सरकारें भी बात नहीं कर रही। नोटबंदी से राज्यों को लाभ हुआ या फायदा हुआ? जीएसटी से राज्यों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? किसान कृषि विपणन कानूनों से राज्यों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं, उन नीतिगत फैसलों का क्रक्स यह है कि उसने केंद्र राज्य संबंधों को एक सिरे से बदल दिया है। राज्यों के हकों पर और हितों पर सीधे हमले बोले हैं। जो ऑटोनोमस संस्थाएं थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन अब उसे प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा बना दिया गया है, गृह मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया है। वो अब ऑटोनोमस नहीं रही। मंत्री जो फोन करेंगे वैसे ही होगा वहां। तो आपने क्या किया पिछले 7 साल में? स्वायत्तता और खासतौर पर केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी कि ये राज्य के काम है, ये केंद्र के काम है, उन कामों में लगातार केंद्र की नीतियों के जरिए असंतुलन पैदा किया गया और राज्यों को कंगाल बनाने की कोशिश की गई है। और जो विभिन्न, अब तो लास्ट जो अभी जो मीटिंग हुई जीएसटी के पेमेंट को लेकर, उसमें तो केंद्र सरकार ने हाथ ही उठा दिया कि हम तो देने की स्थिति में नहीं है। आपको पैसा चाहिए तो आप कर्ज ले लीजिए। अब आप देखिए, जीएसटी का जो हिस्सा राज्यों का है वो अभी राज्यों को अभी तक मिला नहीं है पूरा। तो नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ये हठी और जिद्दी राजसत्ता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो यह कि ये जो डिसेंट्रलाइज जो केंद्र राज्य संबंध थे, उन डिसेंट्रलाइज केंद्र राज्य संबंधों को नरेंद्र मोदी ने अपनी सेंट्रलाइज पॉलिसी के जरिए उन केंद्र राज्य संबंधों को एक सिरे से, उसके अंदर निहित जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंपोनेंट था उसको एक सिरे से नष्ट कर दिया। पहले ही राज्य बहुत कमजोर थे। लगातार हम ये कोशिश करते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, मांग करते रहे कि राज्यों को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राज्यों को और ज्यादा कंगाल बनाया। नरेंद्र मोदी को कहां से देखा जाएगा? ये हठी राजसत्ता को कहां से देखा जाएगा? ये खाली किसान की बात नहीं है, ये खाली मजदूरों की बात नहीं है। सेंट्रलाइज ढंग से जब काम करेंगे आप और सारे फैसले जब पीओएम में लिए जाएंगे, तो आप तय मानिए कि बाकी सारे सिस्टम में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो गायब हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी का जो सबसे मूल्यवान पक्ष है, जिसको नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया अपनी जनसंपर्क नीति के जरिए और मध्य वर्ग को कन्विंस कर दिया कि नरेंद्र मोदी को ही सारे फैसले लेने चाहिए। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण था। लोकतंत्र बिना विकेंद्रीकरण के फलता फूलता नहीं है। केंद्रीकरण लोकतंत्र का एक तरह से एनिमी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारे लोगों के जेहन में यह बात उठा बिठा दी कि नहीं, केंद्रीकरण एक सबसे अच्छी चीज है, जबकि वास्तविकता यह केंद्रीकरण सबसे बुरी चीज है। नरेंद्र मोदी को कोई हक नहीं है यह कहने का शिक्षा पर क्या खर्च होगा, कहां खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो शिक्षा मंत्रालय और बाकी दूसरी चीजें हैं वो देखें। तो नरेंद्र मोदी ने जो सबसे भयानक जो स्थिति पैदा की वो ये कि सेंट्रलाइजेशन के जरिए केंद्र राज्य संबंधों के अंदर एक असंतुलन पैदा किया है और वह असंतुलन राज्यों के अधिकारों को क्षतिग्रस्त करता है। और खासतौर पर इस बीच में 7 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर क्षतिग्रस्त किया गया है राज्यों को।
एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि लोकतंत्र के विकास के लिए लोकतांत्रिक मीडिया का होना तो जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि संसाधनों का विभिन्न नीतियों के क्षेत्र में क्रमश है, जितना निवेश बढ़ेगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। दूसरा क्षेत्र है एक डेमोक्रेटिक मीडिया। डेमोक्रेटिक मीडिया के विकास के बिना लोकतंत्र फलीभूत नहीं होता। भारतीय मीडिया में यह बीमारी थी, पहले भी थी, नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी थी। वो डेमोक्रेटिक मीडिया नहीं था। सो नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। पहले हल्का फुल्का लोकतंत्र था, वो हल्का फुल्का लोकतंत्र भी मीडिया से चला गया। ऐसा नहीं था कि वहां बहुत डेमोक्रेसी फल फूल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी वो सीमित दायरे में थी डेमोक्रेसी, लेकिन वो सीमित डेमोक्रेसी जो मीडिया में थी, उस सीमित डेमोक्रेसी को भी मीडिया से धो पहुंच के नरेंद्र मोदी ने विदा कर दिया। तो आप संसाधनों के क्षेत्र से आप हाथ खींच लेंगे तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। आप मीडिया के क्षेत्र से, मीडिया अपनी भूमिका जो है डेमोक्रेटिक भूमिका, उसके क्षेत्र से अपना हाथ खींच लेगा तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। तो इमेज कैसी बनेगी? मीडिया में खबर बचेगी या प्रोपेगेंडा बचेगा? जाहिर है कि अगर हम ये पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य विकसित करें मीडिया के संदर्भ में, जिसको लोग कह रहे हैं ना गोदी मीडिया हो गया, वो भोंपू मीडिया हो गया, वगैरह वगैरह, असल में बात यह है कि मीडिया ने अपने हाथों अपनी डेमोक्रेसी को फलने फूलने का मौका ही नहीं दिया। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिंदू जैसे अखबार ने एक दिन अपने एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर से कहा कि अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिखो, हमारे पास देने के लिए पैसे तो है ही नहीं, और लिखते समय थोड़ा सा ख्याल रखो कि ज्यादा सांप्रदायिकता विरोधी लिखने की जरूरत नहीं है। स्थिति ये आ गई, स्थिति ये आ गई है कि नरेंद्र मोदी के समय में कि मीडिया आंख मीच के वह मीडिया जो डेमोक्रेटिक मीडिया है, वो आंख मीच के नरेंद्र मोदी के अनक्रिटिकली बहुत सारी चीजों का कवरेज आज भी करता है। वो चाहे टेलीग्राफ अखबार हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदू हो। सो लोकतंत्र के विकास के लिए लोकतांत्रिक मीडिया एक एसेंशियल एलिमेंट है। आप लोकतंत्र का विकास नहीं कर सकते। एक चीज जो नोटिस करने लायक है कि नरेंद्र मोदी की हठी जो राजसत्ता की जो इमेज जो विकसित हुई है पूरे कैंपेन के दौरान, और जो मीडिया का कोलैप्स हुआ है, इस पूरी 7 साल की प्रक्रिया में एक चीज पॉजिटिव जरूर घटी है जिसे नोटिस लिया जाना चाहिए, जिस पर खुल के बात होनी चाहिए। वो ये कि एक समूह है वकीलों का। उन वकीलों के समूह ने निजी पहल करके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, विभिन्न किस्म के निचली अदालतों में, अलग अलग जगहों पर लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में अनेक फैसले कराए। वहां से थोड़ी सी उम्मीद एक बनती है। इस पूरी जयंती जिसमें जहां के सारे किस्म के प्रोफेशनलिज्म पर एकदम हमले जब हो रहे थे, तो उस समय वकीलों का एक समूह, और बहुत शानदार लोग हैं वो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें अनेक छोटे बड़े, निचली अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक वकील हैं। इनके छोटे छोटे जो फैसले हैं उसने लोकतंत्र में एक तरह से प्राणवायु के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सो नरेंद्र मोदी की जो पीआर रणनीति है, उस पीआर रणनीति में तो टारगेट पर वकील अभी आए नहीं है।
आएंगे। लेकिन वकीलों ने काम जो किया है वो प्रशंसनीय है। और जो सबसे जो मजेदार चीज है जिससे मैंने बात शुरू की थी उसे कह के मैं खत्म करूंगा। मेरी इच्छा यही है कि नरेंद्र मोदी अगले 100 साल तक जिए, 100 साल तक प्रधानमंत्री रहें, लेकिन एक मनुष्य की तरह जिए, रोबोट की तरह नहीं। मनुष्य की तरह, एक प्राणी की तरह, मानवीय प्राणी की तरह कुर्सी पर काम करें। नरेंद्र मोदी की 7 साल की जो जनसंपर्क नीति है उसमें प्राणी नरेंद्र मोदी, मनुष्य नरेंद्र मोदी नदारत है, रोबोट नरेंद्र मोदी उस पर बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि रोबोट नरेंद्र मोदी गायब हो। यह मनुष्यों का देश है, यहां मनुष्य की सत्ता, मनुष्य की महत्ता और मनुष्य के मर्म, इसकी पूजा होती है। यह ऐसा देश है जो कि दुनिया के दूसरे देशों में जो मनुष्यों के दुख दर्द है उनमें वो शामिल होता रहा है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, तमाम मिडिल ईस्ट के देश हो, अमेरिका हो। दुनिया में कहीं पर भी लोगों के ऊपर हमले होते हैं, उनके अधिकारों पर हमले होते हैं, तो भारत के लोग बोलते हैं। यह उन मनुष्यों का देश है जो दूसरों के दुखों में पीड़ित होता रहा है और दुखी होता रहा है, उनके दुख में शामिल होता रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को मानवीय प्रधानमंत्री होना चाहिए, न कि रोबोट। रोबोट की आप जानते हैं विशेषता यह है कि उसमें जो प्रोग्राम होता है, रोबोट सिर्फ उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। तो मुझे रोबोट के प्रोग्राम की तरह काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें फिर बाद में। थैंक यू।